ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम नीलकमल जी। और सुनाओ की हाल चाल ने? बस हाल चाल ठीक है नीलकमल जी। और एक बार फिर जो है कोरोना वायरस फिर लौट के आया, कोरोना का वेरिएंट। और जो ना बार बार ये कोरोना अपना रूप बदलता रहा। कोविड-19 की हम बात करना करें, 19 में ये आया था और 20-21 में आपने पता ही है कोरोना में भारत की स्थिति और देश दुनिया में क्या हाल रहा। भगवान ना करे कभी ऐसा हो अगे सिस्टम जो है स्थितियां ठीक रहें, ये उम्मीद हम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है जागरूकता भी जरूरी है। बिल्कुल जागरूकता इसलिए जरूरी है कि हरियाणा में पिछले 48 घंटे में कोरोना के 7 नए केस आए, जो चिंता का विषय है। चिंता इस बात की भी है नीलकमल जी कि ये जो नए केस आए हैं इनकी किसी की भी हिस्ट्री ऐसी नहीं है भाई कोई बाहरले देश में आया हो, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब ये बातें आई थी भाई कोई वहां से आया, कोई वहां से आया, उस देश से आया, उनके गेला लगा ये जो कोरोना वेरिएंट था ये भारत में आ गया। लेकिन ईब जो है जो स्थिति है वो अलग है। इसका मतलब यू भारत में ही पैदा हो रहा है, अपना रूप बदलने लग रहा। और यू जो है ईब भारत में ही रंग रूप बदल गया, कोरोना वेरिएंट आया। और साथ जो है नए केस हैं हरियाणा में आ चुके हैं, जो एक चिंता का विषय जरूर है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों में जो ये केस मिले हैं, अगर इनकी मैं बात करूं तो गुरुग्राम में, गुड़गांव जिसने कहता गुरुग्राम उसका नाम है 3, और फरीदाबाद में 3, और यमुनानगर में 1 केस मिला, वो एक महिला है। मतलब 3 और 3 6 एक 7 केस ऐसे हो गए। और ऐसे में इन सब चीजों ना देखते हुए जो सरकार है हरियाणा की वो अब अलर्ट मोड पे आएगी। और उन्होंने आदेश इस बात के कर दिया भी जो टेस्टिंग है वो बढ़ाओ। खांसी जुकाम हो गया किसी का, नजला हो गया किसी का, या फिर दूसरी सांस की बीमारियां भी हैं, बहुत सारी बीमारियां। क्योंकि इन कोरोना मरीज में एक लगाई एक महिला ऐसी भी है जिसको सांस की बीमारी है। भाई इस तरह से जिन लोगों को ये लक्षण दिखाई देवा उनकी टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जाए। ये सारे के सारे आदेश हरियाणा सरकार ने सिविल सर्जनों को दे दिए। अच्छा, जो मैं बात बता रहा था भाई किस उम्र के लोग मावा सब में आवाई तो, लेकिन अब तक जो आया है गुरुग्राम में 31 साल की या महिला है, एक 62 साल का बुजुर्ग है, एक 45 साल का है। तो इनमें यमुनानगर में जो आया वो 50 साल की एक महिला है। और 10 दिन पहले मोहाली से हुआ एक प्रोग्राम अटेंड करके यमुनानगर गई थी। क्योंकि पिछली बार जब हिस्ट्रियां चेक करे थे अभी कौन आदमी कड़ा कड़ा गया, किससे मिला, उन सारों की जांच हो रही थी। तो ये जो महिला है ये मोहाली से गई थी। बिल्कुल सतीश जी, पिछली बार ये भी जरूर चीज सी कि जे कोई कोरोना पॉजिटिव बंदा सीगा उसनू क्वारंटीन कर दिता जांदा सीगा 1 हफ्ते ਦੇ ਲਈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ स्थिति जड़ी हैगी वो भयानक बन गई, माड़े हालात हो गए थे नीलकमल जी। अरे जो बात आपने बता रहा था कि यू भी किन में फैलिया, मतलब एक आदमी ने एक आइडिया हो जाए भी हमें इस तरीके से सजग रहने की जरूरत है, मास्क का प्रयोग करो भी। अब तक किस उसमें था ये सिक्योरिटी गार्ड में एक मिला फरीदाबाद में, सिक्योरिटी गार्ड था 25 साल का था। एक डेवलपर था, वो जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर लगभग 30 साल का उसमें मिला। और एक महिला थी मैनेजर उसमें मिला। और जिस तरह मैंने बात बताई भी स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। जो एनफ्लुएंजा की बीमारी है उसका ध्यान रखने की बात कही। एनफ्लुएंजा यही होगा भाई खांसी जुकाम नजला, हाँ ये सारी की सारी बातें इसमें आ गई नीलकमल जी। कोरोना पीछे भी आया था, कोरोना अब भी आया, पीछे जो है कंट्रोल करेगा, कंट्रोल अब भी होएगा। लेकिन एक दिक्कत इसमें इस बार जरूर आई नीलकमल जी, वो एक छोटा सा फैसला क्या ना, आदमी का एक फैसला बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ परिवर्तन ले आता है, बहुत कुछ जो है नुकसान करता है और उसके बहुत कुछ फायदे भी हो जाए। ये फैसला था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इब हरियाणा जो है संकट में आ गया। वो किस तरह से आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो बने राष्ट्रपति बहुत सारे फैसले लिए। बहुत सारे फैसले में एक फैसला ऐसा लिया कि
भगवान ना करे ये कोरोना केस जो बढ़ते हैं उसका लिए है फैसला नुकसानदायक होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का। एक अंतर्राष्ट्रीय मदद रोकने का फैसला था, वो जो है हरियाणा पे भारी पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मदद दी जावा थी उस पर उन्हें रोक लगा दी और वो फैसला भारी पड़ गया हरियाणा पर। कैसे पड़ा कि कोरोना के बार बार बदलते वेरिएंट का पता लगाने के लिए रोहतक पीजीआई में एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली गई थी। और यह जो लैब है अब यह बंद पड़ी। और यह लैब खोली गई थी अमेरिका की मदद से, एक कंपनी थी कोई, वो जो है उन्होंने इसमें डोनेट किया था। खोली गई थी जीनोम सीक्वेंसिंग जो मशीन है यूएस एंड संस्था ने डोनेट की थी और उस पर ट्रंप ने अब रोक लगा दी। उस संस्था पर रोक लगी। अब सैंपल टेस्टिंग के लिए इसका जो रिजेंट है जिसके टेस्ट हुआ था रिजेंट जो वो मिलना बंद हो गया और 2 साल से ये बंद पड़ा। और ऐसे में अब जो सैंपल है वो दिल्ली टेस्ट कराने पड़ेंगे। पहले रोहतक में हो जाए करा थे, है ना। और जो दिल्ली कराएंगे तो टाइम भी लगेगा, सैंपल लेके जाना फिर ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਪੋर्ट ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी बहुत सारी चीजें। हाँ, इतने में बीमारी जो है बढ़ने के चांसेस हुए। जो ये लैब थी नीलकमल जी 2022 में शुरू की गई थी और अब ये 23 में जो है यह संस्था रिजेंट जो उपलब्ध कराया करा थी अब ये बंद होगी। उस टाइम जो है 2023 में जब ये चल रही थी मरीज भी कम थे, अब इसकी जरूरत है तो इस टाइम ये बंद हो रही। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है वो जो है यहाँ पे हरियाणा के लिए भारी पड़ गया। और ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही संस्था पर रोक लगा दी थी, बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी उन्होंने। और इसमें यूएस एंड रिजोम की जो संस्था है उस पर भी जो है वो रोक लगाई थी। तो इसमें फिर नीलकमल जी संस्था काम किस तरह करा है, या आपदा में राहत करने के लिए, गरीबों की गरीबी सुधार करने के लिए और लोकतांत्रिक सुधारों में मदद करने के लिए संस्था काम करती थी। ईवीएस संस्था होगी बंद। रोहतक पीजीआई में जो रिएजेंट है वो मिलने की उम्मीद अब खत्म होगी। बिल्कुल। एक बात और ये बात करें हम हरियाणा में भाई ये संस्था और हमने कहां से मिल सका है, रिजेंट कितों मिल रिजेंट कितों टेस्टिंग दी गल कर कहां से रिजेंट मिल सकता है। बेंगलुरु की एक इकलौती कंपनी है जिसके पास ये रिजेंट है और वो कोटेशन नहीं दे रही। रोहतक पीजीआई ने उससे कोटेशन मांगी थी भी हमारे को कोटेशन दे दे, कोटेशन नहीं दे रही। अब रोहतक पीजीआई ने कोटेशन मांगी, उन्होंने कोटेशन नहीं दी। डर है इस कंपनी ने भी बिल पास नहीं मारे क्यों होने के, क्योंकि जब किसी के साथ कोई एमओयू साइन करा, कोई बात करा तो कोटेशन ले जावा सरकार के काम में। रोहतक का भी यही रूल है पीजीआई का भी 3 कोटेशन होनी चाहिए। अब 3 कोटेशन कड़े आएगी, कंपनी एक है और कोटेशन चाहिए 3, तो 3 मिलने की नहीं, 3 नहीं मिलेंगी तो बिल पास नहीं होने के, बिल पास नहीं होने के तो ये टेक्निकल फॉल्ट अड़ गया। उस कंपनी ने जो है जो बेंगलुरु की कंपनी है उसने रोहतक पीजीआई को कोटेशन नहीं दी। जब तक कोटेशन नहीं मिलेगी वहां से जो है ये हमें मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए फिर नीलकमल जी सुधार करने की जरूरत है नियमों में। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਰੇਜੈਂਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੇਜੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੇਜੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ रोहतक पीजीआई की कोटेशन तो नीलकमल जी होना भी हमने सस्ती से सस्ती चीज मिला है। 3-4 लोग की 3 की कोटेशन कम से कम 3 की कोटेशन होनी चाहिए। अब यहाँ कंपनी 3 नहीं तो कोटेशन 1, क्या टेक्निकल फॉल्ट यहाँ फंस गया। अब जो वेरिएंट है या अपने नाम सुनेगा अल्फा बीटा गामा, नाटक भी आया करा था अल्फा बीटा गामा। तो ये जो वेरिएंट है ये अल्फा बीटा और गामा है, इनके क्या पॉइंट है इनके लगे हुए। तो इस आसान भाषा में अगर मैं बात करूं इसना सही तरीके से अगर हम समझा, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग इंसान में, जानवर में, पेड़ पौधे में ये वायरस का जो डीएनए है उसका टेस्ट करा। ये न्यू मान लो एक शरीर की पूरी किताब है, इसके पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक इन्हें पढ़ा है इस तरीके से। और भाई
ये कैसे पैदा होने लग रहा, कैसे इसमें बदलाव आए और ये कैसे इसका इलाज होएगा, ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से इसमें पता लगा। लेकिन फिलहाल तो ये लैब बंद होगी ता करके हम कह सकें भाई यहाँ जो है हरियाणा को इस मामले में दिक्कत बढ़ सकती है। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਆਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟੈਂਟ ਵਾਇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਨ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ, ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। फिलहाल जड़ा हैगा एक खतरा जरूर खतरा है नीलकमल जी, और इस खतरे से बचने के लिए अस्पतालों में 7 जो बेड हैं वो रिजर्व कर दिए और निर्देश भी दे दिए भाई दवाइयां भी अपनी स्टॉक रखो, टेस्टिंग का इंतजाम रखो। सारे के सारे अस्पतालों के इस बात के निर्देश हैं। पीजीआई चंडीगढ़ भी इस बात के जो है अपने इंतजाम करने लग रहे हैं। मतलब हरियाणा में आदेश दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बात और कही, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है ना, अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है मास्क जरूर लगाएं, मतलब सावधानी बरतें। जो कोरोना के लक्षण है उस तरीके से वो आप में ना हो तो मास्क लगाएं। दूसरी चीजें जैसे हमने पहले बचाव के तरीके अपनाए थे वो तरीके अब हमने अपनाने चाहिए, क्योंकि जो है 48 घंटे में 7 केस आना जो है छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ किवें दा रहेगा। नीलकमल जी कल हमने बात करी थी 3-4 भर्तियों की, उसमें पुलिस की भर्ती थी, है ना, उसमें बिजली वालों की भर्ती थी, जिसने केस कराया था लड़की ने। तो ये कहने लग गए थे वकीलों की, इस बात की सलाह थी, इस बात का जो कानूनी जानकार थे वो ये बात का दावा कर रहे थे कि अब इनकी नौकरी जा सकती है, लेकिन अब इनकी नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट ने इसमें एक बात कर दी, एक फार्मूला जो है वो फिट कर दिया इसमें, और उस वजह से हम कह सका भी इनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट ने हरियाणा में जो 10,000 युवाओं की सरकारी नौकरी जाएगी की बात थी, उस पर जो है कोर्ट ने कहा कि सरकार इनको कॉन्टैक्ट पे रख ले, कॉन्टैक्ट आधार पर 10,000 की नौकरी जाएगी। 2019 के वैसे नीलकमल जी अगर मैं बात करूं ना, बीजेपी सरकार को ये बड़ा झटका लगा हरियाणा में। 2019 के बाद तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में जो भर्तियां हुई हैं उनके परिणाम जो है रद्द करने को कह दिया कोर्ट ने, नए सिरे से जो है मेरिट लिस्ट बनाने को कह दिया। बिल्कुल स्थिति ये भी गल जिहड़ी हैगी है, जिੱਥੋਂ तक ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੀਖਿਆ भी ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ है। हाँ, उन बात ही नीलकमल जी मैं अपनी बात कर रहा था, मैं आपकी बात पर भी आऊंगा कि मैं जिस तरह मैंने बात कही बीजेपी की सरकार को ये झटका है। 2000 पीटीआई की भर्ती हुई थी कांग्रेस सरकार में, वो भी कोर्ट ने रद्द करी थी, कांग्रेस को भी उस टाइम झटका लगा। तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को भाई ये कहा था भाई गलत नीतियां तय इन्होंने भर्तियां करी, और ईबी भी तो यह कोर्ट ने गलत साबित कर दी। बात यह भी हुई, चर्चा इस बात की समाज में एक चर्चा भाई चौटाला साहब के टाइम में जेबीटी की भर्ती हुई थी, उसमें भी गड़बड़ी हुई। चौटाला साहब की तो जो है अब परमात्मा स्वर्ग में है वो, लेकिन
काफी टाइम जो है उनका जेल में कटा। तो ये भी भर्तियां गलत तरीके से भर्तियां हुई थी। अब गलत तरीके से भर्ती हुई नीलकमल जी, इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने इस बात को कहा भी सरकार के नियम ही गलत थे, और नियम बीजेपी के टाइम में भी गलत हो गए, नियम कांग्रेस के टाइम में भी गलत थे, और नियम जो है चौटाला के साहब के टाइम में भी गलत थे, लिस्ट लुस्ट बदलने की जो बातें हुई थी। तो इसमें जो बात हुई भी इनकी गलती नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने कहा भी इनकी नौकरी नहीं जाएगी। जैसी संशोधित लिस्ट आती है, इनमें से जो लोग लगे अच्छी बात है, जो नहीं लगे उनको कॉन्टैक्ट के आधार पर रखो। ये एक थ्योरी अपनाई कोर्ट ने, इस थ्योरी का नाम धरा नो फॉल्ट थ्योरी। भाई इनका कोई फॉल्ट नहीं, कोई कसूर नहीं। और कोर्ट ने जो बोनस के जो अंक थे जो सरकार ने दिए थे, उसके चयन प्रक्रिया को दूषित बताया। भाई ये तरीका गलत था, दूषित था इसमें, लेकिन कर्मचारियों की गलती नहीं है। और पहले से ही आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को जो आरक्षण था वो मिलने लग रहा, और अब इसकी जरूरत क्या थी? तो सरकार का अपना तर्क है। सरकार ने इसमें कहा भी हमने जो है जन कल्याण को सर्वोच्चम समझा, और उस कानून के आधार पर, जन कल्याण के आधार पर हमने इस तरह से ये किया था भी समाज के कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान हो सरकारी नौकरी का। तो उन्होंने अपनी बात इस तरह से रखी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कोर्ट ने 2019 के बाद की जो भर्तियां हैं उन पर उनका रिजल्ट दोबारा से तैयार होएगा, लेकिन उनको जो कैंडिडेट हैं जो प्रभावित होंगे वो कॉन्टैक्ट पे जरूर रहेंगे। जब दोबारा से उन्हीं डिपार्टमेंटों में नौकरी आएगी रेगुलर, तब इनके बारे में सोचा जाएगा, इनको जो है उसमें नियमित किया जा सकता है। फिलहाल ये लगे रहेंगे, इनके लिए खुशी की बात है। क्योंकि कल जो बात कही थी हम ना, वो चिंता की बात कही थी, भाई ये जो नौकरी में लगे लोग हैं इनको जो है चिंता है, इनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन आप इसका जो पूर्ण फैसला है वो फैसला पढ़ने के बाद ये बात कही जा सके भी नौकरी बच गई। बिल्कुल अदालत ने भी बड़ी ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਤ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ नीलकमल जी, जगदीश सिंह झिंडा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ना वो प्रधान मिला जिसने कांग्रेस के टाइम में शुरुआत करी थी और बीजेपी में आकर प्रधान बन गया। जब हुड्डा साहब उस टाइम मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब के टाइम में यह प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी और इनको प्रधान उस टाइम बनाया गया था। और अब जो है बीच में जो है कई बार प्रधान बने बदले। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ मैनेजमेंट कमेटी नहीं तो चुनाव हुआ है इसका प्रॉपर तरीके से, एडहॉक प्रधान बनाया गया। अब तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है इसका, और चुनाव होने के बाद जो मेंबर बने उन्होंने इसको अपना प्रधान चुन लिया। अरे भी हरियाणा में काम करेंगे, बात मैंने न्यू कही थी भाई, झिंडा साहब वहां से शुरू हुए थे और प्रधान भी अब झिंडा साहब बने। बीजेपी की इसमें खास बात ये रही कि ये बात नहीं सोची भी इन्होंने शुरू करा था कांग्रेस के टाइम के, ये भी मन में बात आ जा भी कांग्रेस का आदमी आए तो भी हम इन प्रधान क्यों बनावा, लेकिन प्रधान तो मेवरों ने बनाना। मैं बात कहने का यूं था भी झिंडा साहब ही प्रधान बने, इसमें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई लेना देना था। लोकतांत्रिक तरीके से यू काम जो है होया है। बिल्कुल स्थित जी, जे लोकतंत्र तरीके ना कहे ते ये भी कहा जा सकता कि कथित लोकतंत्रिक तरीके नाल कहे ते ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। मतलब कि सीधा सीधा कह दिए तो प्रधान बना गया 20 के करीब कहीए तो उन्होंने भी जोड़े है मैंबर सीगे। तो हुण दीदार सिंह नलवी हुणे ने वो कहते कि जिहड़ा हैगा असी इसका विरोध करांगे। तो बेशक जगदीत सिंह ਝੀਂਡਾ हुणां नूं प्रधान चुन लिया गया, पर फिर भी किते ना किते कहीए तो जिहड़ी लोकतंत्रक प्रक्रिया सीगी जो वोट की मांग कर रहे थे वोटिंग ये
ये इलेक्शन के टाइम में 4-5 पार्टियां थी, चारों पांचों पार्टियों नरे नरे झंडे ठाए, नरे नरे अपना इलेक्शन लड़ा था। लेकिन ये जो है जब बात आई प्रधान बनने की तो दादूवाल साहब अरे जगदीश सिंह जिंडा साहब यहाँ हो गए इकट्ठे। बिल्कुल पहले ही इकट्ठे हो गए। हाँ इकट्ठे हो गए ना, वही तो इलेक्शन के बाद, वहां इलेक्शन तो कल्ले कल्ले ने लड़या, इलेक्शन के बाद जब प्रधान बनने का टाइम आया तब ये इकट्ठे हुए। और तो बना क्या वो तीसरा ग्रुप, उन्होंने भाई ये बात तो आपकी है ही है भाई, उसने अपनी उनकी नहीं चली, ये अपना इसमें बन गए। फिलहाल जो हमने कह सका भाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को प्रधान मिल गया जगदीश सिंह जिंडा। अब हरियाणा अपनी कमेटी अपने काम, शिक्षा के काम और बहुत सारे जो भी काम है वो अब हरियाणा में होंगे। बिल्कुल होने हैं काम, तो बस ध्यान ये भी देने की लोड़ हैगी है कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੋਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਗੋਲਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈंट कमेटी ਦੇ ਕੋਲ नहीं हैगा। तो अगली गल जिथों तक हैगी है दादूवाल, तो फिर नीलकमल जी वो जो दूसरी पार्टी है जिसकी हमने बात की कोर्ट में जा सके, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। मतलब घुमा फिरा का बात आपने न्यू कह दी भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसमें थी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जगजीत जे कहिए ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ समझे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर ਜਿਹੜੇ दूसरियां धिरां उन्होंने चुनाव जब लड़ा था वो नजदीकी होने का दावा करते हुए ही लड़ा था। बिल्कुल कि हम सरकार के साथ रहकर काम करेंगे। बिल्कुल दूसरे लोग भी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਏ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मतलब कि खुश करने की कोशिश होगी कि उन्होंने चो किन्हां नूं जिहड़ा हैगा अहुदेदारियां दित्तियां जांदियां, बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ओह दित्तियां जांदियां। हालांकि जिहड़े अस्थाई चेयरमैन प्रोटेम चेयरमैन जिहड़े चुने गए सी जोगा सिंह उन्हां नूं स्थाई चेयरमैन ला दिता गया। इस तो इलावा गुरमीत सिंह मित्ता जिहड़े ने उन्हां नूं सीनियर उप प्रधान चुनिया गया, गुरबीर सिंह नूं उप प्रधान चुनिया गया, अंग्रेज सिंह नूं जनरल सकत्तर ते बलविंदर सिंह होरां नूं सहायक ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ पूरे समाज ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। देखो अगर प्रबंधक कमेटी नीलकमल जी कोई स्कूल खोलती है तो उसमें का फायदा सब ना मिलेगा, आसपास के लोगों ने चाहे वो किसी भी उसके फायदा तो मिलता ही सबको। बिल्कुल ਝਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
सिरसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ बीजेपी ਤੇ कांग्रेस ਦੇ नीलकमल जी, देखने का नजरिया है, आप कह रहे चंगा नजर नहीं है, मैं कहूँ आदमी को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हो सकता है भाई दिन चंगा ना हो, और ये भी हो सकता है कि अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हो। बात अगर हम करें तो कुरुक्षेत्र से करेंगे, विवाद दोनों विचारों जड़ा है हाँ वो भड़किया है। कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा का एक मामला जो सामने आया, खूब वायरल है, बड़ी चर्चा चली, उसमें जो है खींचतान हुई और आपस में जो है यूं मैं कहूं कि दबका लड़ाई बजी एक पार्षद प्रतिनिधि के साथ। कमेटी की जो है वो मीटिंग थी, और मीटिंग में जो है एमएलए साहब का अधिकार हुआ जाने का, एमएलए साहब वहां जा रहे थे, लेकिन वहां एक पार्षद प्रतिनिधि था, किसी बात को लेकर वहां झगड़ा हो गया। तो इधर थे अशोक अरोड़ा और उधर थे वो जो पार्षद प्रतिनिधि था, उठ के आए, आपस में धक्का मुक्की हुई, लोगों ने बीच बिचा यूं करो कि मुक्कलात अड़ी नौबत उनकी आ गई थी। इस तरह की पोजीशन बनी अशोक अरोड़ा के साथ। आरोप यूं लगा दिया अशोक अरोड़ा पे भी इन्होंने गाली दी, पहले गाली दी। लेकिन अब बात ये भी है भी, वो तो चलो सारी बातें चीजें सामने आ जाएंगी, गाली दी कि नहीं दी। बात ये भी है अभी पार्षद प्रतिनिधि का उस कमेटी में मीटिंग में काम क्या था, क्योंकि एक लेटर जारी हो रहा है, वो लेटर वायरल है। लेटर में ये लिख रखा भी जो प्रेस प्रतिनिधि हैं, पत्रकार, वो मीटिंग में नहीं आएंगे, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो मीटिंग में नहीं आएंगे, जो बाहर के आदमी हैं जिनकी ड्यूटी लग रही उनको छोड़कर, अधिकारियों को छोड़कर, कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी बाहर के अंदर नहीं आएंगे। फिर यूं महाशय जी अंदर करेंगे थी। बात तो ये भी है सोचने की, भाई वो मीटिंग में पहुंच कैसे गए। हो सकता है इस बात पे विवाद हो, भाई मीटिंग में क्यों गए, सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। हालांकि जो अध्यक्ष थी उन्होंने इस बात की सफाई भी दे दी भी मीटिंग ये भी शुरू नहीं हुई थी, और जिस शुरू होती तो हम इन्हें बाहर काट दे, ये बात भी कही। अरे बाहर काट दे भाई, जब लेटर जारी हो रहे अंदर ही क्यों आए, कड़ी ना कड़ी मनसा में तो उनकी भी फर्क था। क्योंकि ऐसा हुआ, हम अगर यह बात कहो ना भाई, महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं हरियाणा में, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को स्टैंप के तौर पर प्रयोग करे जावा। और ये यहाँ एक स्टैंप हो सकती है कि प्रतिनिधि वहां आ गया, अरे महिला जो है, हाँ महिला बाहर हो या अंदर भी हो, प्रतिनिधि वहां नहीं होना चाहिए था। तो हो सकता है कि इस बात पर कोई विवाद चलो, रोड़ा तो जरूर पड़े, बातें खुल जाएंगी। दूसरी बात आपने करी गोकुल सेतिया की। गोकुल सेतिया आजकल वैसे भी बड़े चर्चा में रहा, बीजेपी के साथ रहा, लेकिन बीजेपी वालों के साथ ही उनका पंगा पड़ गया, क्योंकि पीछे उनकी जो कुछ ऐसी वीडियो फोटो वायरल हुई थी भी, सीएम साहब के साथ वो पैर का हाथ लगाने लगे थे। सीएम साहब बड़े हैं, वो छोटे हैं, सत्कार भी है, होना भी चाहिए, लेकिन बीजेपी वालों के साथ उनकी भी लड़ाई होगी कल लगी जिदी। तो आप कहने लग रहे भी कांग्रेस का दिन कैसा रहा। तीसरी बात मैं बताऊं, जो सांसद है कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जो है उलझ गए डीसी साहब से। रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी साहब को लताड़ लगाई और ये कहा भी मैं चेयरमैन हूं और आप मैंने रिसीव करने नहीं आए। विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी है, जो समिति है, उसके चेयरमैन है, उसकी मीटिंग होनी थी। डीसी साहब उसने जो है बाहर सांसद साहब को लेने नहीं आए, इस बात से नाराज हो गए। हालांकि सुलह होगी, माफी मांग ली डीसी साहब ने भी कोई बात नहीं, गलती होगी। उन्होंने कहा दिया आगे तो ऐसा नहीं होएगा। ता करके ये बात सामने आ गई भी कांग्रेस का दिन कैसा रहा। दिन तो चर्चा, क्योंकि चर्चा दे विच कांग्रेस भी रही ते नाल बीजेपी ज्यादा चर्चा रही इसमें अशोक अरोड़ा वाली, बिल्कुल ज्यादा चर्चा रही अशोक अरोड़ा वाली। फिलहाल प्रोग्राम दे विच कहिए ता होर भी एक बात और कह दो नीलकमल जी, वो वीडियो सुनने में यह बात सामने आवा, जो पार्षद प्रतिनिधि है खूब तूती मैम हुई, यहाँ तक कह दिया भी अगर वो बदमाश है तो मैं उससे बड़ा बदमाश हूं। भाई देखो, एक मौजूदा एमएलए का अधिकार हुआ उस कमेटी में जाने का, लेकिन आरोप उसने वीडियो सुना तो ये भी लगा दिया भाई यू यहाँ उड़ा कर बैठ जा, क्यों आवे है ना। पहले तो आए नहीं करे थे, पहले तो सुधा नहीं आया, कभी फलाना नहीं आया, डिकड़ा नहीं आया। भी इसका अधिकार है अपने का प्रयोग करने का, उसमें परेशानी क्या है। एक एमएलए की वोट होती है वहां पे, उसका हक है, संविधान ने दे रखा, तो उस बात पे ऐतराज नहीं, जबकि उसका अधिकार नहीं जो वहां बैठे और वो ये बात कहना लगा। तो बातें कुछ इस तरह की थी। बिल्कुल, जिदा अधिकारी नहीं होता सवाल चुक रहा है, जिदा अधिकार है उसਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।